नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर एकेडमी में। एचपी टेट नॉन मेडिकल और मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो नंबर 1 रहेगा, जिसमें कि हम सारे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी हम करेंगे। साथ में इसी तरह से प्रिपरेशन करके हम 30 में से 30 नंबर्स केमिस्ट्री सेक्शन में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जहाँ से अक्सर एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री सेक्शन में। तो ये सभी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप इन टॉपिक को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स रहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल अकर्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, हमें पता है कि मेटल होते हैं, ठीक है, और दूसरे आ गए हमारे नॉन मेटल्स। और हमें ये भी पता है कि ऐसा एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वो होता है हमारा मरकरी, जिसको कि हम Hg सिंबल से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉन मेटल, तो देखिएगा नॉन मेटल जो है वो आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, आ जाएगा भाई ब्रोमीन। अब बात करें कि क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक हैलोजन है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। और सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? ये हो जाता है 16। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एक हैलोजन रहता है जिसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 35। यह बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोप्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ। सोडियम साल्ट और सोप से क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सोप वाला भी हमारा हमने अपने टॉपिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो सोप्स होते हैं ये सोडियम साल्ट होते हैं किसके? फैटी एसिड के। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक तरफ कार्बन की बहुत सारी लंबी चेन होती है और दूसरी तरफ हमारा सोडियम साल्ट जो है वो लगा हुआ होता है। इस तरह से होती है। ये मिसल्स बनाते हैं जहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। वो सब एक्शन ऑफ सोप में, क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप में आता है। अगला क्वेश्चन देखें। यस, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की वाटर, लाइम वाटर को मिल्की वाटर में बदलती है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की वाटर में कन्वर्ट करती है। किसकी फॉर्मेशन से ऐसा होता है? तो अगर मैं लाइम वाटर CaOH ट्वाइस का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में H2O वाटर भी। और ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, CaCO3, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। और इसी की वजह से जो हमारा लाइम वाटर है वो कैसा दिखता है? मिल्की दिखता है, मिल्क की तरह दिखता है। तो ये वजह किसकी वजह से? ये वजह जो है वो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, व्हेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर द एसिड फॉर्म इज। जब सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, वाटर में डिजॉल्व कर दी तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, H2SO3 हमारे पास फॉर्म होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फरस एसिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इस तरह से हमारे पास बनता है सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे, ये एचपी टेट मेडिकल 2025 के लिए रिकॉर्डेड बैच है भाई, जिसकी कीमत मात्र 199 है। और ये आपको हमारी एप्लीकेशन ECC एकेडमी के ऊपर उपलब्ध रहेगा, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और डेमो के लिए हर सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। 250 आवर से प्लस की क्लासेस उसमें रहेंगी, जिसमें कि सारे के सारा का सारा कंटेंट PDF से लेके वीडियो तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज। बोला कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये डक्टिलिटी आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मालेबिलिटी क्या होता है, जब हम इनको शीट्स में थिन शीट्स में ड्रॉन करते हैं तो वो मालेबिलिटी होती है, और डक्टिलिटी जब हम उनको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एन एलिमेंट एक्स हैज 12 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट विल बिलोंग। अरे भैया कौन से ग्रुप से ये बिलोंग होगा, बोला कि एक्स एलिमेंट है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 12, और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब अगर उसके पास 12 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा उसका, 12 होगा। तो ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे भैया, 12 ही होंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2, भाई हो गए 12। तो अब बोला है कि ये कौन से ग्रुप से होगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। हमें मालूम है कि 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, भाई मैग्नीशियम का होता है। और ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में, एस शेल में एंटर कर रहा है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। और अगर पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है सबसे ज़्यादा, तो ये पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड का हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स। अब ये ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं, और इनको कैसे बनाया जाता है, बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, नेचर में ये पाए नहीं जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर 92 से आगे वाले हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 92 एटॉमिक नंबर, वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, हमारे ट्रांसुरेनिक हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये है हमारा प्लूटोनियम, ये भी एक ट्रांसुरेनिक है। और अगर मैं बात करूं आरएन की, ठीक है, ये भी है। और एएम अमेरिकन की बात करूं, ये भी है। लेकिन ये जो यूरेनियम है ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी रैंडम है, ये भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो भाई हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फिर से भाई फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम हैलोजेंस की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो नीचे की तरफ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा आ जाएगी फ्लोरीन की। फिर से पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉपर्टीज़ में से। चलें आगे बढ़ते हैं।
आगे ये नॉन मेडिकल का रिकॉर्डेड बैच है, ये भी शुरू है, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। 250 प्लस आवर्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। पीडीएफ सारा कॉन्टैक्ट अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भाई रॉन्ग बताओ। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज, वो कितना होता है, 0 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल है। आगे, द साइज ऑफ ए कैटाइन इज स्मॉलर देन द दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम। भाई कैटाइन का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कैटाइन कब बनता है, जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन उसके पास कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे हमारे, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और पावरफुल तरीके से खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, न्यूक्लियस खींचेंगी। मतलब अगर इसको खींचेगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कैटाइन का साइज जो है वो स्मॉलर होता है, ये भी बात ठीक है। अनाइन का साइज बिगर होता है, तो ये इससे उल्टा हो जाएगा। अब अनाइन कब बनता है, जब उसके पास कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब न्यूक्लियस को अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस वे में वो जो फोर्स होती है वो थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है, जिससे कि एटम का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। फिर बोला एन एटम एंड इट्स आइन हैव एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स का लेना देना है नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़े घटे, जितने प्रोटॉन उसमें पहले थे उतने ही उसमें बाद में रहेंगे। तो ये बात जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ दीज हैव अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस में होगा, भाई साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई क्या है ये तो इथाइन है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर फॉस्फेट। सिल्वर फॉस्फेट Ag3PO4 आ जाएगा। भाई कैसे बनता है ये ध्यान से देखना है इसको। Ag सिल्वर और दूसरा है हमारा फॉस्फेट, तो ये देखिए अब क्या होगा, ये इधर आ जाता है, ये वाला इधर चला जाता है, तो क्या बन गया ये Ag3PO4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो किस तरह से आएगा, चलो भाई, क्या मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ पे 3 लिखूं, तो क्या ये पॉसिबल ठीक हो रही है हमारी इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन तो 6 बन रहे हैं, भाई पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखते हैं, 1 1 1 1, ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो आयरन जो है यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे 1 ही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत रहेगा। आगे वाला देखते हैं, 1 3 2 और 3, कुछ इस तरह से। चलो देखते हैं, आयरन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे भी 6। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो ये हमारा आर्ट्स स्ट्रीम का रिकॉर्डेड बैच है, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें भी कवर होंगे। फीस मात्र है 199 ओनली। सारे के देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इसके ऊपर खास ध्यान दिया हुआ है और यही मिलके आपके 100 आवर से प्लस का टाइम बना रहे हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म ए बॉन्ड विद इटसेल्फ इज नोन एज। किसी एटम की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो खुद के साथ बॉन्ड बना देता है उसको बोलते हैं कैटेनेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम इज। ओलियम के लिए फॉर्मूला भी आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यस, H2SO7।
ठीक है, ये हमारा ओलियम के लिए फार्मूला रहता है और ओलियम का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ओलियम ये इस तरह का स्ट्रक्चर, चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बनता कैसे है ये, जब हम H2SO4 को क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सैचुरेटेड करते हैं तो हमारे पास बनता है H2S2O7 जिसको कि हम ओलियम कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। यस, द प्लास्टिक विच सॉफ्टन अपॉन हीटिंग बट रीगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग और कार्ड। बोला कि हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और जब कूल हो जाते हैं तो फिर से उसी स्टेट में आ जाते हैं, वही प्रॉपर्टीज को अपना लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके लिए कॉमन नेम क्या है? बेकिंग पाउडर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। देखो ये कहाँ से, केमिकल कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलें आगे, ये हमारा JBT का बैच है, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? जो वाटर में जाके क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, वही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर मैं NaCl सॉल्ट की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनाइज हो जाता है। अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूं तो Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव, ये भी आयनाइज हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा अल्केन है, या हम जिसको हम बोले हाइड्रोकार्बन है, हमारा ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये भाई आयनाइज नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। ये होता है हमारा 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद आगे हम ऑप्शन देखते हैं सी वाला, ये भी गलत हो गया। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? वो वाली प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब वो रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। मोनोमर किसका? नेचुरल रबर का। भाई यहां पे देखिएगा क्लोरोप्रीन दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है, यहां पे आइसोप्रीन भी दिया गया है। आइसोप्रीन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, CH2 आता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH। ये होता है हमारा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 3 है, 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल बोलेंगे, और फिर है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटा 1 3 डाई इन, ये इसका IUPAC नेम बनता है आइसोप्रीन का। क्लोरोप्रीन की बात करें तो ये सिंथेटिक रबर का, ठीक है, सिंथेटिक रबर का क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे ये LT हिंदी के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच है, ये बहुत ही, इसमें कि हमें हिंदी जो है वो एडवांस लेवल से कवर करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है? अभी नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भाई एंटाएसिड के रूप में काम किया जाता है। एंटाएसिड जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए एंटाएसिड का यूज किया जाता है, टू रिमूव एसिडिटी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एक बेसिक ऑक्साइड है? तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो मेटल जो है, मेटल के ऑक्साइड्स, जब मेटल H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, हम बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो यहां पे ढूंढो भाई मेटल कौन सा है। मेटल की बात आ गई भाई, कैल्शियम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। आगे बात करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज, तो ये टिंडल इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है टिंडल इफेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, केमिकल इक्वेशन से, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? तो जब भी हमारा एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और ये साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में वाटर बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है, तब इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, इस रिएक्शन को बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। देखो ये क्या है, हमारा बेस है, और अगर मैं इसकी बात करूं ये HNO3 है भाई, एसिड है, और यहाँ पे NaNO3 सोडियम ये बना रहा है, हमारा सॉल्ट बना रहा है, और साथ में यहाँ पे वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यस, pH ऑफ टोमेटो जूस इज 4, बोला pH कितनी है, 4 है। इसका क्या मतलब हुआ, ये बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक। भाई एसिडिक आएगा 0 से 6.9 pH होगी तो एसिड होगा, 7 जिसकी होगी वो न्यूट्रल होगा, और 7.1 से लेके 14 pH होगी तो वो बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। अब ये मोनोबेसिक क्या होता है, देखो एक होता है मोनोबेसिक, एक होता है हमारा डाईबेसिक, एक होता है हमारा ट्राईबेसिक, इस तरह से चलते हैं। अब मोनोबेसिक की बात करें, जिसके पास एक H पॉजिटिव फ्री होता है, मतलब कि उसको वो डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव को। डाईबेसिक में 2 H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ट्राई में वो तीन H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर 1 की, तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव जो हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं, यहाँ पे 3 H पॉजिटिव डोनेट किए जा सकते हैं। H2SO4 कैसा हो जाएगा, ये डाई बेसिक हो जाएगा। H3PO4 क्या हो जाएगा, ये ट्राई हो जाएगा। अगर मैं H2CO3 की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 H जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारे क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही H पॉजिटिव है जो डोनेट किया जा सकता है, और ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कुछ इस तरह से बनता है, तो ये मोनोबेसिक है। आगे देखते हैं। द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कार्बन से क्वेश्चन पूछा गया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है, और वो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो ये ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इनमें से कौन से आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, बोला जिनका की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे फंक्शनल ग्रुप की वजह से, चेन की वजह से, या किसी भी वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन मिथ, इथ, प्रोप, और ये आ गया ब्यूट, इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। और इसका आइसोमर अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, देखिएगा CH3CH
CH3 और ये CH3 यहाँ पे मिथिथप्रोप ब्यूट। तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और ये वाला हो गया हमारा ब्यूटेन हो गया। तो ये कैसे हैं, ये हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, जिनका की फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है भाई, C4 और H10। यहाँ पे भी C4H10 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रक्चर में। भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लॉन्ग चेन है, जबकि यह आइसोब्यूटेन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय, भाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्वे प्रोसेस जिसमें कि अमोनिया का यूज किया जाता है। अगर आपको ध्यान में आ रहा है, सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।